फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज। तो इसमें हमसे ये बोला गया है कि डेवलपमेंट जो होता है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, सेंट्रल पार्ट से बॉडी के पेरिफेरीज की तरफ होता है। ये करेक्ट है एकदम, क्योंकि डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसका मतलब है कि ये सेंट्रल से पेरिफेरीज की तरफ होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, हमारा आंसर यही होगा। फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को समझेंगे, पढ़ेंगे। डेवलपमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये एकदम रॉन्ग है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है इन्फ्लुएंस होती है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से। एज डेवलपमेंट बोलते हैं ना, डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का एक प्रोडक्ट मानते हैं उसे, यानी कि दोनों से इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन है, डेवलपमेंट इन वन डोमेन डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट इन अदर डोमेन। तो ये भी एकदम गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है उसके सारे डोमेन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, डेवलपमेंट इज प्योरली क्वांटिटेटिव एंड कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट था, डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है प्रोक्सिमोडिस्टल होता है, सेंट्रल से पेरिफेरीज की तरफ। एंड सेफेलोपोडल भी होता है डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है सेफेलोपोडल का वो हेड से टो की तरफ होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, उसे बोलते हैं हम सेफेलोपोडल। एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है जो सेंट्रल से पेरिफेरीज की तरफ होता है। सेकंड क्वेश्चन इज, लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो इसमें ये बोला गया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चों में किससे इन्फ्लुएंस होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, जेनेटिक्स ओनली। तो जेनेटिक्स से फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है, बट सिर्फ जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस होता है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी रोल होता है उस पर। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा, इन्वायरमेंट ओनली। तो खाली इन्वायरमेंट का भी नहीं हो सकता। एंड थर्ड ऑप्शन है, जेनेटिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंट। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट में जेनेटिक्स का भी फर्क पड़ता है और इन्वायरमेंट का भी, क्योंकि लैंग्वेज हम दो तरीके से सीखते हैं। एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, जो हम इन्वायरमेंट में यानी कि हमारी सराउंडिंग में खुद ब खुद सीख जाते हैं सुन के, या फिर मतलब हमें उसके लिए कुछ अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। बट एक होती है लैंग्वेज लर्निंग, उसे हम कैसे सीखते हैं, उसे हमें सीखना पड़ता है कॉन्शियसली कि हाँ हमें ये वाली लैंग्वेज सीखनी है अपने डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड फोर्थ है, नाइदर जेनेटिक्स नॉर इन्वायरमेंट। तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में दोनों का ही फर्क पड़ता है, जेनेटिक्स का भी और इन्वायरमेंट का भी। थर्ड क्वेश्चन इज, अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो इसमें हमें ये बताना है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट फिट बैठेगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, गिव्स प्रीमेसी टू साइलेंट लिस्टिंग ओनली। ऐसा नहीं होता, सिर्फ साइलेंट लिस्टिंग को प्रीमेसी नहीं दी जाती, जबकि बच्चे को एलो किया जाता है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को खुद डेवलप करे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। सेकंड ऑप्शन है, रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। तो ऐसा होता है, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए कोर्स डेवलप किया जाता है, प्लान किया जाता है, एंड टीचिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो हमारा यही राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर हमारा ये है, सेकंड वाला, रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। फिर भी थर्ड एंड फोर्थ को हम समझ लेते हैं ऑप्शंस को। थर्ड ऑप्शन है, इज मार्क्स ओरिएंटेड। ऐसा नहीं होता, मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जबकि नॉलेज को बढ़ाया जाता है, बच्चे की डेवलप की जाती है। फोर्थ इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। ऐसा भी नहीं होता। तो सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर।
Fourth question is, during a discussion on cricket, a teacher is posing questions, mostly to boys and not to girls. This act of teacher is an example of. फोर्थ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक डिस्कशन जो कि क्रिकेट में था, उसमें टीचर क्या है, वो बॉयज से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रही है गर्ल्स के मुकाबले। तो टीचर के इस एक्ट को हम किसका एग्जाम्पल मानेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर एम्पावरमेंट का, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर को बढ़ावा दिया जा रहा है किसी को? नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है जेंडर बाइसनेस हो रही है यहाँ पर जेंडर बाइसनेस हो रही है क्योंकि एक जेंडर को हम यहाँ पर मतलब एक जेंडर को हम वैल्यू कर रहे हैं और दूसरे को नहीं कर रहे हैं, बढ़ावा नहीं दे रहे हैं पर एक को वैल्यू कर रहे हैं और एक को नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जेंडर रेलिवेंस, किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए कुछ बात है, ऐसा नहीं है। जेंडर थ्रेट, ये भी नहीं है ऐसा, सिर्फ यहाँ पर जेंडर बाइसनेस की बात थी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम अ टीचर गिव्स इंपॉर्टेंस टू। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम अ टीचर गिव्स इंपॉर्टेंस टू। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देगा? तो सबसे पहले अगर चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात हुई है तो चाइल्ड को ही एक्टिव मानेंगे और बच्चे को हम एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज मानते भी हैं चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस। तो इसमें बोला गया है कि बच्चे के निरंतर आप एग्जामिनेशंस लेते रहें ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फ्रीक्वेंट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस। तो इसका मतलब है कि आप निरंतर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस लेते रहें। तो इसमें बच्चा कहीं भी एक्टिव नहीं है, इसमें सिर्फ एग्जामिनेशंस पे जोड़ दिया गया है। तो ये गलत ऑप्शन है। सेकंड है एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो बच्चे को एक्टिव रख के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यही हमारा आंसर होगा। फिर भी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी हम समझ लेते हैं। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन वॉट एवर वे पॉसिबल। हमें सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान देना है, कैसे भी हो चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए, इसका मतलब सीधा सीधा ही है। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हरगिज़ नहीं करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन पनिशमेंट। बच्चे को स्ट्रिक्टली हमें पनिश करके कैसे भी उसे डिसिप्लिन में रखना है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने उसके अगेंस्ट। तो ऐसा भी हम नहीं मानते चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। हमें बच्चे को एक्टिव रख के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना होता है। बच्चे को एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज बोलते हैं हम, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। ये कहाँ हम मानते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, which of the following is primary agent of socialization for children? चिल्ड्रन के लिए प्राइमरी एजेंट कौन सा होगा सोशलाइजेशन का? ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है बुक्स एंड मैगजीन। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है प्राइमरी एजेंट में। सेकंड इज इमीडिएट फैमिली। तो फैमिली हमारी प्राइमरी एजेंट होती है सोशलाइजेशन में, क्योंकि फैमिली का ही सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है बच्चे की सोशलाइजेशन पे। पेरेंट्स वर्क प्लेस, तो बच्चे का वर्क प्लेस से मतलब ही क्या? एंड फोर्थ स्टाफ एट हॉस्पिटल, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इमीडिएट फैमिली, यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एमिट 2 डिजिट नंबर। सेकंड पॉइंट, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 2। टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वो किसका मल्टीपल है? 2 का। एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 3। जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो 3 का मल्टीपल है। एंड द सम ऑफ द 2 डिजिट इज अ प्राइम नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ 52। और दोनों डिजिट का नंबर की दोनों डिजिट का जो सम होगा वो फैक्टर है किसका? वो मतलब पहले तो प्राइम नंबर है और वो फैक्टर है किसका? 52 का। तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? अगर हम इतना हम सोचेंगे, ऐसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इससे बेटर है हम डायरेक्टली ऑप्शन से इसे सॉल्व कर दें।
तो हमें सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन पर में जो 2 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं वो प्राइम नंबर हों और वो फैक्टर हों 52 के। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो 6 और 9 पहली कंडीशन थी 2 वाली, ये सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि 2 का मल्टीपल है 6, 9 जो है 3 का मल्टीपल है, बट ये 6 और 9 जो ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे 4 और 6, इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। थर्ड ऑप्शन है हमारा 4 और 9 यानी कि 13, जो कि ये प्राइम नंबर है। साथ में 2 जो है वो वो सॉरी वो 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है एंड 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तीसरा 4 और 9 प्राइम नंबर भी और 52 का फैक्टर भी है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 3 11 हो रहा है। 11 एक प्राइम नंबर है बट 52 का फैक्टर नहीं है, तो यही हमारा 4 + 9 13 हो जाएगा। ऐड करके दोनों डिजिट्स को कंडीशन जो थी, ये प्राइम नंबर भी है और फैक्टर भी है, फैक्टर ऑफ 52, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a rectangle of sides 8 cm and 10 cm is divided into 4 equal rectangles. What is the perimeter of each small rectangle? तो इसमें हमसे ये बोला गया है, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स 8 एंड 10 सेंटीमीटर है, उसे 4 बराबर इक्वल रेक्टेंगल में, यानी कि 4 बराबर के रेक्टेंगल में हमने डिवाइड करना है, और फिर उन छोटे रेक्टेंगल्स का हमें पेरीमीटर बताना है। तो कुछ इसमें बहुत से होशियार लोग ऐसे भी होंगे जो इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं, और वो आंसर देंगे 9 सेंटीमीटर। मैं करके दिखाता हूँ वो कैसे देंगे। वो क्या करेंगे, पेरीमीटर होता है हमारा 2 × L+B, 2 10 + 8 दोनों साइड आ गई हमारी, 18 + 18 हो गया, ऐड हो गया, एंड 2 36। तो इसको 4 से डिवाइड करके वो लोग 9 आंसर निकाल सकते हैं, बट इसका आंसर ऐसे नहीं निकलेगा। इससे हम करेंगे, सबसे पहले मैं फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये इसकी 10 सेंटीमीटर वाली साइड थी, डिवाइड करी हमने 5 5 बच गई। ये 8 सेंटीमीटर वाली साइड है, डिवाइड करेंगे तो 4 4 बच जाएंगी दोनों, ये 5, ये भी 5 होगी अपोजिट साइड से, ये भी 4 होगी। तो अब हम इसे इस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, इस रेक्टेंगल का, किसी का भी निकाल लें, चारों का बराबर ही आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, फॉर्मूला होता है हमारा 2 × L+B। तो यहाँ पर लेंथ हो गई, मान लीजिए कोई भी साइड लेंथ या ब्रेथ में रख सकते हैं, उससे हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। मान लीजिए अगर मैं इस वाली साइड को बड़ी कर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। डायमेंशंस आपको फॉर्मूले में बस ठीक से रखने हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 4 9 × 2 18, तो इसका आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द 2 डिजिट नंबर, मान लीजिए 2 डिजिट नंबर जो है वो 10, यानी कि टेंस की प्लेस पे 10 X और यूनिट डिजिट पे Y ये है, और रिवर्सिंग करने पे कौन सा नंबर बन जाएगा, रिवर्सिंग इट्स डिजिट, we will get 10y + x।
अब ये जो दोनों नंबर है, एक तो पहले ये नंबर बन गया सिंपली 10x प्लस वाई, यानी कि मान लीजिए ये कोई नंबर है, और दूसरा ये नंबर हो गया रिवर्सिंग इट्स डिजिट, यानी कि हमने डिजिट रिवर्स कर दी, जो यूनिट प्लेस पे थी वो हमने टेंस पे कर दी, और टेंस पे थी वो यूनिट पे कर दी। तो अब इनको ऐड करने पे जो आ रहा है वो मिल रहा है हमें 88 मिल रहा है। तो इक्वेशन बनाएंगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 88 है। सॉल्व करेंगे इक्वेशन, अब ये बन जाएगा हमारा, ये भी x है और ये x है, 10x है, तो ये हो जाएगा 11x, ये y और 10y, ये हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 88। 11 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, डिवाइडेड बाई 11, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो वो जो नंबर होना चाहिए उसकी डिजिट का सम 8 आना चाहिए, दोनों की डिजिट का सम। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनकी डिजिट्स का सम 8 आएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो टेंस डिजिट बड़ी होनी चाहिए यूनिट डिजिट से। तो वो नंबर हो सकते हैं हमारे 7x की जगह पर और y की जगह पर 1, यानी कि 71 हो जाएगा हमारा, 62 हो सकता है, एंड 53 हो सकता है, एंड 80 हो सकता है। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।